नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आपसे मिलने आया हूं और एक ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम हर किसी ने सुना है। जैसे जैसे बालों की समस्याएं कॉमन होती जा रही है, इस ट्रीटमेंट को लोग बहुत ज़्यादा करवाते हैं और ये दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डन ट्रीटमेंट फॉर हेयर। इसका नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी थेरेपी। आज हम बात करेंगे कि पीआरपी थेरेपी क्या होती है, क्या पीआरपी प्रिपरेशन से हमारा रिजल्ट्स इफ़ेक्ट होता है, पीआरपी थेरेपी कब करवाना चाहिए, इस पीआरपी थेरेपी को करवाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पीआरपी थेरेपी जैसा नाम है, इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे आप अपने ही ब्लड के द्वारा उसके एक पार्ट जिसका नाम है प्लेटलेट, उसको कॉन्सेंट्रेट करके अपने स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इसको एक करने की एक विधि है जिसमें एक प्रोसेस का यूज़ होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लड का, जिससे हम एक ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। पीआरपी थेरेपी यूजुअली 2 स्टेप मेथड से बनाई जाती है, जिसमें एक फर्स्ट पार्ट में हम आरबीसी को सेपरेट करते हैं और प्लेटलेट और सीरम को अलग करते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम सीरम को अलग करते हैं और प्लेटलेट को फिर उसमें से अलग करते हैं। तो ये 2 स्टेप थेरेपी है। इसके बनाने में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर एक प्रशिक्षित डॉक्टर या प्रशिक्षित असिस्टेंट के द्वारा पीआरपी नहीं बनाई जा रही है तो शायद हम वो कॉन्सेंट्रेशन प्लेटलेट का अचीव ना कर पाएँ जिससे हमारे बालों को फ़ायदा हो। पीआरपी थेरेपी हमेशा एक प्रशिक्षित जगह पे एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में एक अच्छी मशीन के द्वारा बनानी चाहिए। बहुत सारी सस्ती मशीन्स आती हैं सेंट्रीफ्यूज की, जिससे पीआरपी बनाने की लोग कोशिश करते हैं, पर उसमें उस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अचीव नहीं होता है। दूसरी चीज़, पीआरपी बनाते समय कभी भी मशीन में हीटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होगा उस हीट से। तो बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है पीआरपी में, तभी हम वो कंसंट्रेशन अचीव कर पाते हैं। और जब इतने हम इंजेक्शन अपने सर में ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी ना हो तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पीआरपी थेरेपी किन को करानी चाहिए। पीआरपी थेरेपी उनको करानी चाहिए जिनको मेडिसिन से हेयर फॉल में बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है या जिनको बहुत जल्दी हेयर फॉल कंट्रोल करना है। ये बेसिकली हेयर फॉल कंट्रोल करने का या हेयर में ग्रोथ फैक्टर पुश करने का एक तरीका है। पीआरपी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उनके नाम है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। जब हम इन ग्रोथ फैक्टर्स को स्कैल्प में पुश करते हैं तो बालों को इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे बाल की जो ग्रो करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और हेयर अगर वो टीलोजन फेज में है उससे वो एनाजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। दीज ग्रोथ फैक्टर्स एक्ट्स ऑन डर्मल पैपिला एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द हेयर बाय पुशिंग द हेयर ग्रोथ। तो पीआरपी थेरेपी डेफिनेटली बेनिफिशियल है, पर अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसे कभी भी पीआरपी थेरेपी एज अ फर्स्ट लाइन रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो एक इंजेक्शन लेने से सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप 6 बार इंजेक्शन आपने हर महीने अगर सपोजिंग पीआरपी थेरेपी ले भी लिया, अगर आपने लाइफस्टाइल आपने नहीं सुधारा तो 7वें महीने फिर आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर मेरे पास पेशेंट हेयर फॉल का आता है तो मैं उसे न्यूट्रिशन की एडवाइस देता हूँ। ही और शी शुड टेक हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं होता, इट मीन्स सोया, राजमा, चना, पनीर या नॉनवेज में अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट प्रोटीन नहीं ले पाता है देन ही कैन ऐड प्रोटीन पाउडर, क्योंकि अगर सपोजिंग वो स्टूडेंट है और वो हॉस्टल में रहता है तो शायद वो प्रोटीन पाउडर वो उतने हाई न्यूट्रिशियस डाइट ना ले पाए, तो प्रोटीन पाउडर इसमें हेल्प करता है। तो हाई प्रोटीन डाइट क्यों चाहिए? क्योंकि बाल बनी है केराटिन से। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके साथ उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का एक पूरा कॉकटेल चाहिए, जिससे बालों को जो भी हेयर शेडिंग फेज में है वो शेडिंग फेज ग्रोइंग फेज में शिफ्ट कर जाए। तीसरा पॉइंट है शायद हम लगाने के उसको कुछ स्टेम सेल एक्टिवेटर्स या कुछ दवाइयाँ हम ऐसे दे सकें जिससे बाल वापस ग्रो करने लग जाए। अगर ये सब चीज़ें पेशेंट कर पाता है तो शायद 4 से 6 महीने में उसके बाल झड़ने रुक जाए। इसलिए सबसे पहले हमें अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए और साथ में हमें मेडिकल मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। पीआरपी थेरेपी आपको इनिशियली शुरू के 2-3 महीने जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है उस समय हेयर फॉल को रोकने में हेल्प कर सकती है और इसका लेना चाहिए, पर इसको एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत सारे क्लिनिक्स
या बहुत सारे सेंटर्स इसे कंसिडर करते हैं। पीआरपी थेरेपी को जब ज़रूरत हो तब इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें और ये आपको बाल झड़ने को रोकने में बहुत हेल्प कर सकती है। पर इसकी कोई भी ज़रूरत हमें मल्टीपल सेटिंग्स की नहीं है अगर हम इसको अच्छे से डाइटरी सपोर्ट और मेडिकल मैनेजमेंट के साथ इसको कंबाइन करें। तो पीआरपी का इस्तेमाल हम ना कि बाल झड़ने में यूज़ करते हैं, पीआरपी का इस्तेमाल हम फेस के लिए भी यूज़ करते हैं जिससे हमारा फेस का रेजुविनेशन होता है। हम पीआरपी का इस्तेमाल अल्सर की हीलिंग में भी यूज़ करते हैं। जब वैसे अल्सर जो कि हील नहीं हो रहे उसमें पीआरपी विल प्रोवाइड द ग्रोथ फैक्टर फॉर अल्सर हीलिंग। पीआरपी को आजकल जॉइंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर्थराइटिस में। सो पीआरपी एक बहुत ही वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इंस्टेंटली ग्रोथ फैक्टर देके किसी भी जगह को रेजुविनेट कर सकते हैं और उस रेजुविनेशन से हमें इंस्टेंट फ़ायदा मिलता है। पर हमेशा याद रखें, अगर आपको बॉल्डनेस हो रहा है और हेयर फॉल हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है तो आपका मेडिकल मैनेजमेंट, आपका न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है और पीआरपी थेरेपी सेकेंडरी है। पीआरपी थेरेपी को कभी भी मेन थेरेपी ना माने कि इसकी बदौलत ही सब कुछ आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप पीआरपी जीवन भर नहीं ले सकते। पर एक अच्छी लाइफस्टाइल, कुछ बेसिक मेडिकेशंस आप बहुत लंबे समय तक ले सकते हैं। सो पीआरपी को अगर एक डॉक्टर के द्वारा समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है तो पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। अगर पीआरपी को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है तो पेशेंट को बेनिफिट होता है। पीआरपी में जो दर्द होता है वो भी डॉक्टर के हाथ पर निर्भर है। अगर डॉक्टर एक सक्षम डॉक्टर है तो पीआरपी में हार्डली पेशेंट्स को पेन होता है, पर एक अप्रशिक्षित लोग के द्वारा किया गया पीआरपी काफ़ी पेनफुल हो सकता है। और इस पीआरपी को अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया जाए तो एचआईवी होने का भी खतरा है, क्योंकि जिन क्लिनिक्स में अगर इस प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया जाता है उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी हो सकता है। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।